साथियों, शहर की भागदौड़ में समय तो निकल जाता है, पर सुकून के पल तो केवल गांव में मिलते हैं। पर शायद ऐसा कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे हम लोग पहाड़ों पर वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ लेने जाते हैं, पर जो लोग वहाँ के निवासी हैं उनकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। तो आज हम निकल पड़े हैं थोड़ी सी सुकून और उस फल के तलाश में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक नाला। जिस नदी के पास हम जा रहे हैं उसके पहले एक नाला पड़ता है, या नहर भी कह लें इसे। ये बाढ़ के समय में थोड़ा उफान पर होता है, पर अभी इसमें बहुत ही कम पानी है, आप आसानी से पार करके जा सकते हैं। लोकेशन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, पर शायद आप यहाँ आ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ जाता है। ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन टूरिज़्म मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बस थोड़ा सा मन किया तो मैं यहाँ पे चला आया। अभी जो सीन देख रहे हैं आप, उसमें कोई ऐसा हरियाली तो है नहीं, सब बीहड़ जैसा आपको लग रहा होगा। खेत हैं, पानी है, छोटे छोटे पौधे हैं, पर आगे आप देखेंगे जब हम नदी के पास पहुँचेंगे तो वो नज़ारा, वो दृश्य कुछ और ही होगा। पर अभी आपको बने रहना है मेरे साथ, मेरे यात्रा में, तभी आप उस चीज़ को देख पाएंगे और उस चीज़ का अनुभव ले पाएंगे। दोस्तों, जब हम गांव की बात करते हैं तब शहर वालों को ऐसा लगता है कि गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। सही बात है, वहाँ पे शहर जितनी सुख सुविधाएं तो नहीं होती हैं, पर अभी भी गांव के लोग उसी आनंद में जीवन जीते हैं अपना, वही खेती बाड़ी करते हैं और वही देश में भी अपना सहयोग देते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये गन्ने का खेत है मेरे सामने। दोस्तों, गांव के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। शहर और गांव के लोगों के विचार भिन्न हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोग रूढ़िवादी मानसिकता के हैं। वो बस अपने धरोहरों, उन विचारों को और जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिला है उसे वो बचाए रखना चाहते हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हम सारे लोगों का आश्रय गांव घर ही था। शहरों में थे लोग, पर गांव में सुकून मिला, और उसी सुकून की बात कर रहा हूं मैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने नदी है, ये बूढ़ी राप्ती है। आप देखिए इन नज़ारों को। ये वो फल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिस फल के लिए मैं यहाँ इस नदी तक आया था। अभी दिखाते हैं आपको कि ये फल क्या है, किस काम में आता है, मीठा होता है या खट्टा होता है। पर अभी आप इस नदी को देखिए, ये बूढ़ी राप्ती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों, हर नदी की अपनी अपनी महिमा होती है, अपनी कहानी होती है। हमें इसका सत्कार करना चाहिए और इसलिए हमें इसको गंदा नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि इसके थोड़ी दूर आगे एक देवी स्थान है, अभी मैं आपको दिखाता हूं वो स्थान। फिलहाल आप देखिए कितना अच्छा दृश्य है ये, और यह वो फल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, यह फल आपको शहर में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ऐसी जगह ही आना पड़ेगा। इसे बेर कहते हैं, जो भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। पर जो शहरों में होता है वो इसे थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे गांव के भाषा में झरबैरा कहते हैं। ये छोटा छोटा होता है और इसी तरह झाड़ियों में लगता है। इसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। जब ये लाल हो जाता है तो बिल्कुल मीठा लगता है, पर जब ये हरा या पीला रहता है तो थोड़ा सा अलग होता है इसका स्वाद। थोड़ा सा आपको खट्टा भी लगेगा और थोड़ा सा कड़वा भी लगेगा। तो अभी आप देख रहेंगे वो नदी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आप यहाँ आने के लिए अगर कोई टूरिज़्म प्लेस होता है, कोई टूरिस्ट स्पॉट होता, तो आप यहाँ पर टिकट दे के भी आते, पर ऐसा नहीं है। ये गांव का एक किनारा समझ लीजिए वह है, और यहाँ पे अक्सर लोग गाय या भैंस चराने भी आते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या है, और वो देवी स्थान जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, आखिर उस देवी स्थान का क्या महत्व था या किस लिए वहाँ पे बनाया गया है। इसका कुछ ज़्यादा तो इतिहास नहीं है, क्योंकि ये अभी जल्दी ही बना है शायद, लेकिन हम कह सकते हैं कि उस देवी स्थान की वजह से नदी जो है वो बची हुई है। वहाँ किनारे गंदगी नहीं है, और गंदगी लोग करते भी नहीं हैं, आते हैं बस अपना गाय भैंस चरा के और लौट जाते हैं। ये वो देवी स्थान है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक छोटी सी मूर्ति है, और आप वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस देवी का स्थान होगा।
बगल में एक नल भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर आके पानी पी सकते हैं बिना रोक टोक। कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई कुछ पूछने कहने वाला है। ये एक शायद यज्ञ हवन हुआ होगा यहाँ पे, उसका मंडप बना हुआ है। यह देवी जी का स्थान है। दोस्तों, कई स्थान ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, और यह मेरे आँखों के सामने कुछ ऐसी ही जगह है। जब से मैं आया हूँ बस केवल महसूस कर रहा हूँ हर एक चीज़ को, हर एक पौधे को, हर एक पत्थरों को, हर एक झाड़ियों को, नदी को, रेत को। यहाँ के कुछ तो अलग चीज़ है इनमें जो हमारी आँखों से तो दिखता है पर हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते हैं जल्दी। और अब हम चल रहे हैं नीचे उस नदी के तट पे दिखाने आपको कि उस नदी के तट पे क्या है और नदी का पानी कैसा है। यकीन मानिए ये पानी स्वच्छ है, पीने लायक तो नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह पानी पीने लायक तो नहीं है पर साफ़ है। दोस्तों, नदियों को जीवनदायिनी माना गया है, पर अभी हम विज्ञान के बदलाव के हिसाब से हम पानी की शुद्धता को भी माप सकते हैं। एक मापदंड तैयार कर दिया है वैज्ञानिकों ने कि पानी इतने TDS पर होगा तो शुद्ध होगा। ठीक है, पीने लायक पानी अगर शुद्ध नहीं है तो वह पिया भी नहीं जा सकता है। पर नदी का पानी पहले ऐसा नहीं था। पहले हम उसमें नहा भी लेते थे, वही पानी पी भी लेते थे, क्योंकि निरंतर धारा बहती रहती है तो ऐसा माना जाता है कि पानी स्वच्छ होता है। आप जाएंगे पहाड़ों पर तो पहाड़ों का पानी और स्वच्छ होता है पत्थरों की वजह से, पर ये थोड़ा सा उतना स्वच्छ नहीं है। ठीक है, हम चल के देखते हैं नीचे कि कैसा है। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या है। पर आपको बता दें कि किनारे किनारे ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो बेर के पौधे ही हैं, जिनके बीच से हम गुजर कर आए हैं और जिनका स्वाद हमने चखा है। अच्छे थे, थोड़े से अलग टेस्ट के थे, पर शहर से तो अलग ही थे। अभी हम उतर रहे हैं नीचे और देखते हैं कि क्या है। पर आपको बता दें कि इस नदी में मूर्ति विसर्जन भी होता है। इसमें मूर्तियाँ प्रवाहित की जाती हैं पूजा के बाद। बात कर रहे हैं नदी की, तो आपको बता दें कि पहला रिवर एक्शन प्लान जो था वो गंगा एक्शन प्लान था। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राजीव गांधी के सरकार में शुरू किया था। उसके बाद कई सारे मेजर रिवर्स के लिए यह काम हुआ और इसे बढ़ाकर NRCP यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत 1995 में लाया गया। सीधा सीधा आपको बताएं तो इस एक्शन के वजह से कुछ सुधार तो हुआ, पर जिस लागत से इन प्लान्स को शुरू किया गया था उसके कंपैरिजन में रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं था। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने करीब 20,000 करोड़ रुपए 2019-20 तक एलोकेट किए थे नमामि गंगे एक्शन प्लान के लिए। ये कितना सक्सेसफुल रहा ये तो हम नहीं जानते, पर ये ज़रूर जानते हैं कि इसमें हमारा सहयोग हो सकता है। इस गंगा को साफ़ करने के लिए हमारा सहयोग ये हो सकता है कि हम इसको गंदा ना करें अपनी तरफ से। बाकी इंडस्ट्रीज़ को सरकार कंट्रोल करेगी अपने तरीके से। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पानी साफ़ है, काफ़ी हद तक साफ़ है। कितना साफ़ है इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेज़र करने के लिए। फ़िलहाल हम आपको लेके चलते हैं किनारे पर और दिखाते हैं आपको शेल्स को। इन्हें स्नेल शेल्स कहते हैं, रिवर शेल्स कहते हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये नदी के पास है। इन स्नेल शेल्स को आजकल बेचा भी जा रहा है, आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आपको, जो 100 रुपये पीस, 120 रुपये पीस ऐसे बेच रहे हैं इन्हें। फ़िलहाल हम बता दें आपको कि गांव के भाषा में इन्हें सीपी कहते हैं। और इसको घिसने के बाद एक छोटा सा सुराख होता है इसमें, और उसको हम छीलने के काम में आते हैं, जैसे कि आम छीलना हुआ या आलू छीलना हुआ, कुछ भी हम काम मिला सकते हैं इसको, जो गांव से वो जानते होंगे। तो यह वही सीप है जिसके बारे में कहा जाता है कि हर सीप में मोती मिला नहीं करता। यकीनन नहीं मिला करता। और हम नदी के किनारे हैं, यह रेत है, इसकी अवैध खनन होती है। सरकार इसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था कर रही है कि अवैध खनन ना हो, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है। तो यह एक छोटा सा प्रयास था हमारे तरफ से कुछ अद्भुत नज़ारों को दिखाने का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि यदि आप प्रकृति को बचाते हैं तो प्रकृति ही आपको बचाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप
अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए कि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए मास्क और सैनिटाइज़र का अभी भी प्रयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।